चलिए देखते हैं। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कैम्ब्रिज अप्रोच के बारे में। मनी सप्लाई के 3 अप्रोच हैं। मनी सप्लाई निकल गया मुझसे। मनी डिमांड के 3 अप्रोच हैं, ठीक है। 3 अप्रोच में 2 जो छोटे छोटे अप्रोच थे वो कवर किए जा चुके हैं, जिसमें पहला था क्लासिकल अप्रोच और जो दूसरा था कैम्ब्रिज अप्रोच। कैम्ब्रिज अप्रोच के बारे में अगर देखा जाए कि कैम्ब्रिज अप्रोच क्या है, एक बार रिवाइंड कर लेते हैं शुरू से। एक बार रिवीजन देख लेते हैं थोड़ा सा। 3 अप्रोच के बारे में डिस्कस हुआ था। इसमें पहला था क्लासिकल अप्रोच। क्लासिकल अप्रोच के बारे में लिखवा ही दिया था। क्लासिकल अप्रोच में यही था ना पूरा। क्लासिकल अप्रोच में फिशर ने क्या बोला? फिशर ने कहा कि जो मनी की जो डिमांड हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्टिव पर्पस के लिए हो रही है, ट्रांजैक्शंस के लिए। जितनी ट्रांजैक्शन करनी है उतना ही मनी की डिमांड करेंगे। कहने का सीधा मतलब कि अगर मैं ट्रांजैक्शन करना चाह रहा हूँ, कुछ लेन देन करना चाह रहा हूँ तो मेरे को मनी चाहिए, और मैं लेन देन नहीं करना चाह रहा तो मुझे मनी नहीं चाहिए। हिमालय पे बैठ के साधना करेंगे, बैठकर तपस्या करेंगे, क्योंकि मुझे कोई ट्रांजैक्शन करनी नहीं है तो मुझे मनी चाहिए ही नहीं। गुरु जो साधु संत होते हैं वो ऐसे ही तो करते हैं, उन्हें मनी थोड़ी चाहिए। वो बैठ गए हैं कहीं और पालथी मार के और अपना ध्यान मग्न है। कोई आया, खुद ही उसने पैसे दे दिए, कोई आया फल दे दिया, कोई आया खाने को रोटी दे दिया, वो उतने में खुश। कोई आया कपड़े दे दिए। वो डिमांड नहीं कर रहे हैं किसी चीज़ की, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन ही नहीं कर रहे। उन्हें कोई ट्रांजैक्शन करना ही नहीं है, कुछ खरीदना ही नहीं है उन्हें, तो है ना। बीड़ी सिगरेट तंबाकू खरीदना उन्हें नहीं। बाकी ये जो आते हैं गलियों में मांगने, ये ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए मांगते हैं, आते हैं ना। उन्हें तुम रोटी दो, मना कर देंगे कि नहीं 10 रुपया दे दो। वो किस लिए? क्योंकि उन्हें ट्रांजैक्शन करनी है, यहाँ से लेना है और आगे जाके ठेके पर एक पौवा लेना है 70 वाला और सेट हो जाना है। थोड़ा और आगे जाना है, वो एक डिब्बी लेनी है। कितने की आती है वो डिब्बी टोटल गोल्ड फ्लैग और पता नहीं कौन कौन से हैं। सबसे सस्ता कितने का आता है डिब्बी? 95 का। तो गोल्ड फ्लैग का, तो वो जो है ट्रांजैक्शन करनी है। अब जाके वो भीख में ये थोड़ी मांगेंगे कि भगवान के नाम पे एक डब्बा दे दे बाबा, नहीं ना। इसलिए वो पैसे मांगते। तो सीधी बात, फिशर ने कहा कि मनी की डिमांड सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए। ये था क्लासिकल थ्योरी। फिर वही दूसरी तरफ बढ़ेंगे, कैम्ब्रिज के बारे में हमने जाना। तो कैम्ब्रिज में हमने क्या जाना कि ये 4 दोस्तों ने मिलके, कैम्ब्रिज के ही थे सारे, इन्होंने मिलके ये थ्योरी बनाई है और बहुत आसान थ्योरी बनाई है। और इन्होंने ये बोला कि मनी की जो डिमांड है वो किस पर्पस से हो रही है?
प्रिकॉशनरी पर्पस के लिए हो रही है। हाईलाइट करवाया था एक जगह, ये रहा प्रिकॉशनरी मोड। प्रिकॉशन, आगे के लिए सोच के चलना है ना जी। दो बातें थी, एक तो फिशर वाली बात तो रखा ही था इसने कैम्ब्रिज की थ्योरी में, कैम्ब्रिज थ्योरी में फिशर वाली बात तो है ही, सेल परचेज के लिए मनी की ज़रूरत है, यानी बार्टर सिस्टम हटाना है, मनी की ज़रूरत है। दूसरी बात साथ में एक और जोड़ दी थी, हेज अगेंस्ट अनसिक्योरिटी अनसर्टेनिटी, हेज अगेंस्ट अनसर्टेनिटी यानी स्टोरेज ऑफ वैल्यू, आगे के लिए कभी कोई ज़रूरत पड़ गई, इन केस ऑफ इमरजेंसी रखना पड़ता है ना भाई घर में पैसा। तुम्हारे घर में भी किसी के यहाँ पर रखा होगा कोई तिजोरी वगैरह में, किसी के 1 लाख, किसी के 5 लाख रखा होगा घर में, किसी के 50,000, किस लिए रखा है? इन केस ऑफ इमरजेंसी दैट अमाउंट विल बी यूज्ड है। अब तो खैर लोग बैंक में रखते हैं, लेकिन ये जब थ्योरी दी गई थी तब तो बैंक को ऐसे नज़रिए से देखते थे ना कि अब डिपॉजिट कर दिया तो जल्दी निकलेगा नहीं, अब तो झटपट अभी डाला और अभी तुरंत निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ये थ्योरी दी गई है तब के नज़रिए से देखोगे तो हाथ में कैश रखना वो ज़्यादा सिक्योर माना जाता था। ठीक, तो ये दो थ्योरियाँ थी और दोनों में कुछ डिमांड फंक्शन दिए गए थे, वो हमने देखे। डिमांड फंक्शन पहले अगर क्लासिकल की बात करेंगे तो इसमें जो डिमांड फंक्शन था, कहाँ है भाई इतना दूर, हाँ ये रहा, mv प्लस m डैश v डैश इज इक्वल्स टू pt, एक्सटेंडेड वर्जन था ये, और पुराना तो mv इक्वल्स टू pt था। डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से ही आता है, इसमें MCQ जो आता है वो यहीं से आता है। फिशर का डिमांड फंक्शन क्या है? अगर 4 ऑप्शन दिए हैं, एक में दिया है mv इक्वल्स टू pt और एक में दिया है mv प्लस m डैश v डैश इक्वल्स टू pt, कौन सा आंसर टिक लगाओगे? ये वाला ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, ठीक है। अगर ये या वो दिया है तो जो दिया वही सही है, लेकिन अगर दोनों दिए हैं तो ये वाला ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। तो वो था क्लासिकल का, और वही कैम्ब्रिज की अगर इक्वेशन की बात करेंगे तो ये था md इक्वल्स टू kpy। अब जो नेमिंग है वो हर थ्योरी में अलग अलग तरीके से दी जाती है। जैसे यहाँ md दिया है, यानी डिमांड फॉर मनी इज इक्वल्स टू kpy, k मतलब प्रोपोर्शन है, p मतलब एवरेज प्राइस लेवल, और y मतलब नेशनल इनकम। ये तो अलग अलग तो पता ही है तुम्हें। y का मतलब नेशनल इनकम और रियल वाला, नॉमिनल वाला नहीं, रियल वाला। p का मतलब एवरेज प्राइस लेवल, और py दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल नेशनल इनकम बन जाएगा, है ना। और k जो है वो प्रोपोर्शन है नेशनल इनकम का, जो कि एक पर्सन अपने पास कैश बैलेंस के रूप में रखना पसंद करता है। वो आया नहीं अभी तक, नॉमिनल इनकम, सॉरी। खैर नॉमिनल इनकम है, नेशनल इनकम नहीं। तो इतनी बात ये हो गई। के क्या है? प्रोपोर्शन ऑफ नॉमिनल इनकम विच शुड बी हेल्ड इन द फॉर्म ऑफ कैश, है, जिसे हम कैश इन हैंड बोल सकते हैं, अकाउंट में पड़ा होगा। तो के वही प्रोपोर्शन है।
ये थी इतनी जो पुरानी थ्योरी पढ़ चुके हो। अभी आगे के बारे में पढ़ना है, ये के बारे में, कि के को कैम्ब्रिज के भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आता है पेपर में, के को कैम्ब्रिज के कहा जाता है। इस के में दो बातें ध्यान देनी है, एक तो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के लिए और एक मॉनेटरी हैबिट। अगर लोग एक इनकम जो है हेल्ड करते हैं, कैश अपने हाथ में रखते हैं, तो दो पर्पस के लिए, एक तो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जिसमें हम क्या देखते हैं कि रेशियो ऑफ टोटल ट्रांजैक्शन टू इनकम का वो परसेंट जो हम ट्रांजैक्शन के बेसिस पर रख रहे हैं अपने पास। जितनी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उस ट्रांजैक्शन के बेसिस पर इनकम में से एक पोर्शन निकाल के रख लिया, वो हो गया के। और मॉनेटरी हैबिट्स, रेशियो ऑफ डिजायर्ड मनी बैलेंस टू टोटल ट्रांजैक्शन। डिजायर्ड मनी बैलेंस टू टोटल ट्रांजैक्शन। हमें मनी कितना चाहिए ट्रांजैक्शन के बेसिस पर। जो ट्रांजैक्शन हम कर रहे हैं, जो भी ट्रांजैक्शन करना है, उतने ट्रांजैक्शन के लिए मनी कितना चाहिए। आगे देखो, अगला जो थ्योरी है किन्निसन थ्योरी। कैम्ब्रिज में मैंने बताया था कि 4 दोस्त थे, MRP के, है ना, MRP के, अल्फ्रेड मार्शल, R रॉबर्टसन, P पिगो और K किन्निसन। तो इन चारों ने कैम्ब्रिज थ्योरी दी। फिर किन्निसन अलग आ गया। किन्स ने अलग ही थ्योरी दे डाली पूरी, वो एक अलग थ्योरी बना दी, विच इज कॉल्ड किन्निसन थ्योरी। तो किन्स ने क्या बोला, किन्स थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी इज नोन एज लिक्विडिटी परफॉर्मेंस थ्योरी। तो इसे हाईलाइट कर लो और इसे लिख भी लो। तो ये वो हिस्से हैं जहाँ से MCQ एकदम ज़बरदस्त बनते हैं। पूरी थ्योरी तो हमें ऑब्वियसली समझना ही है, लेकिन क्या लगता है हमें थ्योरी लिखना थोड़ी है वहाँ तो MCQ आएगा ना। तो MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें समझना है इसे। Keynes theory of demand for money is known as liquidity performance theory. क्या लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी।
देखो हुआ ये कि कीन्स ने 1936 में अपना एक किताब दिया, अपनी किताब दी जिसका नाम था द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। तो बुक का नाम लिख लो, बुक जो कि छपी थी 1936 में, और बुक का नाम है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ कीन्स का पूरा नाम मिल गया, देखो जॉन मायनार्ड कीन्स। ये वो इंसान जो इकोनॉमिक्स की जगत का न्यूटन है। ये न्यूटन है यहाँ का, कईयों की ज़िंदगी ख़राब कर दी है इसने। तो इसमें डिनोट क्या करा है? पीपल्स डिज़ायर टू होल्ड मनी रेदर देन सिक्योरिटीज़ और लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट बेयरिंग इन्वेस्टमेंट्स। कहने का मतलब कि लोग कीन्स के अकॉर्डिंग, है ना, देखो यहाँ सारी ये मानसिकता का खेल है। मानसिकता मतलब सोच का खेल है। कीन्स को ऐसा लगता है कि लोग मनी की डिमांड अपने हाथ में रखने के लिए करते हैं रेदर देन सिक्योरिटीज़ और लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट बेयरिंग इन्वेस्टमेंट। मतलब ना तो इन्वेस्टमेंट पे और ना ही सिक्योरिटीज़ पर, लोग उन सब चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। किस में इंटरेस्टेड है? अपने पास, अपनी जेब में, अपनी तिजोरी में पैसा भरने के रखने के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो इसमें छोटे से में एक लाइन है, वैसे तो वही लाइन है लेकिन उसको छोटे से में लिख लोगे। ये कुछ आया है, पीपल wants to hold money वही बात है rather than investing in securities। लोग मनी को होल्ड रखना चाहते हैं वॉन्ट्स रेदर देन इन्वेस्टिंग इन सिक्योरिटीज़। क्यों रखना चाहेंगे लोग? परचेजिंग पावर के लिए तो ट्रांजैक्शन मोड काफ़ी था, होल्ड क्यों रखना चाह रहे हैं? हाँ, रिस्क कह सकते, इमरजेंसी, जो हमें कैम्ब्रिज ने बोला था, हेज अगेंस्ट अनसर्टेनिटी बोला था ना, उसी के लिए क्योंकि कीन्स की थ्योरी आई तो वहीं से ही है, तो मिलता जुलता ही होगा। तो कीन्स ने भी यही बात कही कि लोग मनी अपने पास रखना चाहते हैं क्योंकि
अनसर्टेनिटीज़ बहुत तरह की हो सकती हैं, अब कब कौन से अनसर्टेनिटी आ जाए नहीं पता, इसलिए अपनी तरफ से प्रिकॉशनरी वे में चलो। ठीक है, तो आगे बढ़े। अब देखो लिखा है अकॉर्डिंग टू कीन्स पीपल होल्ड मनी, यानी कि एम बोले तो डिमांड फॉर मनी इन कैश फॉर 3 मोटिव्स। ध्यान से अब रिलेट करना, क्लासिकल में एक मोटिव था ट्रांजैक्शन मोटिव, कैम्ब्रिज में 2 मोटिव थे ट्रांजैक्शन और प्रिकॉशनरी मोटिव, है ना। कीन्स की थ्योरी में 3 मोटिव आ गए, ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव और तीसरा स्पेकुलेटिव मोटिव। तीनों के बारे में पढ़ना होगा या एक के बारे में पढ़ना बस, तो दिमाग में बात आ रही होगी ना कि शुरू के 2 तो पढ़ चुके हैं, सिर्फ तीसरा पढ़ना होगा शायद, तो ऐसा नहीं है। मोटिव वही है लेकिन कीन्स की दी हुई थ्योरी उनसे थोड़ा सा डिफरेंट वे में चली गई, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, इसलिए पढ़ना पूरा पड़ेगा। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कीन्स पीपल होल्ड मनी इन कैश फॉर 3 मोटिव्स। लिख लिया। 3 मोटिव हैं हमारे पास, ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव एंड स्पेकुलेटिव मोटिव। बढ़े आगे, तो पहले ट्रांजैक्शन मोटिव के बारे में समझते हैं जरा, यहीं पे ही कर देता हूँ। ट्रांजैक्शन मोटिव, ट्रांजैक्शन मोटिव। तो कीन्स क्या बताना चाह रहा है ट्रांजैक्शन मोटिव के जरिए? कीन्स कहता है, जो कहता है वो लाइन में लिख लो फिर समझेंगे। ट्रांजैक्शन मोटिव relates to the need for cash for current transactions for personal and business exchange। कीन्स कहता है कि ट्रांजैक्शन मोटिव की वजह से लोग मनी की डिमांड करते हैं।
और क्या है ट्रांजैक्शन मोटिव? तो ट्रांजैक्शन मोटिव रिलेट्स टू द नीड फॉर कैश, कैश की ज़रूरत है ना, फॉर करंट ट्रांजैक्शंस। इसे तुम चाहो तो कहीं पे गोला मार के और इम्पोर्टेंट के रूप में लिख लेना, करंट ट्रांजैक्शंस। करंट ट्रांजैक्शन का मतलब क्या हुआ बताओ? ये जो समय चल रहा है एट प्रेजेंट ट्रांजैक्शन करना चाह रहा है पब्लिक, इंसान एट प्रेजेंट बिल्कुल अभी ट्रांजैक्शन करना चाह रहा है, तो उस ट्रांजैक्शन के लिए उसे कैश चाहिए, और वो जो कैश अगर चाहिए वो डिमांड करने लग रहा है, दैट इज़ कॉल्ड डिमांड फॉर मनी फॉर ट्रांजैक्शन मोटिव, है ना। अब वो जो पर्सन जो डिमांड कर रहा है कैश की, वो किस लिए करेगा? फॉर पर्सनल यूज़ एंड बिजनेस एक्सचेंज, पर्सनल एक्सचेंज एंड बिजनेस एक्सचेंज। मतलब आम जनता जो पर्सनल ज़रूरतों के लिए डिमांड कर रही है, क्योंकि उसे आज ही कोई चीज़ चाहिए, है ना। और वहीं दूसरी तरफ बिजनेस, उसे भी आज ही चाहिए, करंट बेसिस पर डिमांड कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन मोटिव। एग्जाम्पल लेके अगर चलते हैं, पर्सनल के लिए तो मान लो इंसान है ना, पर्सनल के लिए तो आदमी हो गया, सपोज नितिन। और बिजनेस के लिए कोई भी एक फर्म हो सकती है, मान लो नोकिया। अब पर्सनल में नितिन, उसे करंट ट्रांजैक्शन करनी है, उसे मान लो अभी जूस पीना है, जिम करके आया है, इसे 2 लीटर जूस पीना है। ज़्यादा हो गया क्या? चलो 2 गिलास जूस पीना है, तो उसे पैसे चाहिए कि नहीं? तो इसे जूस के लिए पैसे चाहिए, और ये जो जूस है इसके लिए जो वो मनी की डिमांड करेगा वो पर्सनल है। इसी तरह नोकिया, इसे आज ही एक कोई सॉफ्टवेयर मशीन चाहिए, हैं? तो इस मशीन को ख़रीदने के लिए वो डिमांड कर रहा होगा, तो दोनों बातें आ गई ना। और ये करंट बेसिस पर है, ये नहीं कि आगे फ्यूचर में करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, करंटली चाहिए। दिस इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन मोटिव। आ गया समझ? आगे लिखो। The transaction motive is further classified into income motive and बिजनेस या इसी को एक नाम और दे सकते हैं, ट्रेड मोटिव बोला जा सकता है। बिजनेस मोटिव या ट्रेड मोटिव। तो ट्रांजैक्शन मोटिव इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू इनकम मोटिव एंड बिजनेस मोटिव। तो ठीक है, अगर हम देखें क्लासिफिकेशन को लेकर,
तो इनकम मोटिव और बिजनेस मोटिव में बांट दिया, तो कहीं ना कहीं तुम्हें महसूस नहीं हो रहा कि ये इनकम मोटिव तो वही पर्सनल वाला ही है, और जो बिजनेस मोटिव है ये बिजनेस एक्सचेंज है, हैं? इनकम मोटिव पर्सनल एक्सचेंज और बिजनेस मोटिव बिजनेस एक्सचेंज, ये उसी का ही हो गया। तो ट्रांजैक्शन पर्सनल के लिए भी हो सकती है और बिजनेस के लिए भी हो सकती है। ठीक से समझ में आ रहा है? आगे चलते हैं। Both the above motives stressed on the requirement of individuals and business respectively to bridge the time gap between receipt of income and planned expenditure। बोथ द अबव मोटिव्स, कौन से मोटिव? इनकम मोटिव एंड बिजनेस मोटिव या ट्रेड मोटिव, ये दोनों ही मोटिव स्ट्रेस यानी कि फोर्स देते हैं, बल लगा रहे हैं। किस पर लगा रहे हैं? ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस रिस्पेक्टिवली। एक इंडिविजुअल की अपनी रिक्वायरमेंट क्या है? अपनी रिक्वायरमेंट क्या है? जूस पीना। एक बिजनेस की अपनी रिक्वायरमेंट क्या है? मशीन खरीदना। तो ये दोनों ही मोटिव, इनकम मोटिव और बिजनेस मोटिव, इंडिविजुअल के अपने रिक्वायरमेंट और बिजनेस के अपने रिक्वायरमेंट पर ही फोकस डाल रहे हैं। तो इनकम मोटिव ये कह रहा है कि एक इंडिविजुअल को आज जो खर्चे करने हैं उसके लिए इनकम कितनी चाहिए होगी, उस पर ध्यान देना चाहिए, हैं? और एक बिजनेस को आज जो खर्चे करने हैं उसके लिए उसे इनकम कितनी चाहिए होगी, उस पर ध्यान देना चाहिए, स्ट्रेस डालना चाहिए, फोर्स करना चाहिए। जैसे आज तुम्हें पता है कि मेरा जो एक्सपेंडिचर है, खर्चे हैं जो प्री प्लान्ड है, पहले से प्लान कर रखे हैं हमने, वो 20,000 के खर्चे हैं। तो तुम्हारा इनकम मोटिव क्या चिल्ला के बोलेगा तुम्हें?
इनकम की रिसिप्ट कितनी होनी चाहिए? एटलीस्ट 20,000। अच्छा, ऐसा थोड़ी आज ही सोचा और आज ही इनकम आ जाएगी, गैप लगेगा, हैं? गैप लगेगा ना, तो उस गैप पर भी ये स्ट्रेस डाल रहा है और उस गैप को ब्रिज कर रहा है। ब्रिज समझते हो? पुल बांध रहा है, पुल बांध रहा है। ब्रिज द टाइम गैप बिटवीन रिसीप्ट ऑफ इनकम एंड प्लैंड एक्सपेंडिचर। रिसीप्ट ऑफ इनकम और प्लैंड एक्सपेंडिचर। प्लैंड एक्सपेंडिचर तो हम पहले ही कर लेते हैं, पहले ही प्लान करके चलते हैं कि इतना खर्चा होगा, और जो हमारी इनकम की रिसीविंग है वो कुछ दिन बाद आती है, तो इस बीच में गैप आ गया ना। अब इसी गैप को फुलफिल करता है, इस गैप को बांधता है आपस में। कौन बांधता है? तो जो ये दोनों ही मोटिव है, ट्रांजैक्शन मोटिव कह लो, चाहे इनकम मोटिव और बिजनेस मोटिव अलग अलग कह लो, है ना। तो ये है, इसको थोड़ा ऐसे समझो। एक तरफ हमारे प्लान्ड एक्सपेंडिचर हैं, प्लान्ड एक्सपेंडिचर, और एक तरफ हमारा क्या है? रिसिप्ट ऑफ इनकम। हमने प्लान्ड एक्सपेंडिचर मतलब जो अपना रखा है टाइमिंग, और जो रिसिप्ट की टाइमिंग है वो गैप अलग अलग हो सकता है। जैसे एक्सपेंडिचर हमने डिसाइड करा, आज क्या तारीख है? 15 अक्टूबर। ये हमने आज डिसाइड करा, और इसकी जो रिसीविंग है वो मान लो 10 दिन बाद, यानी कि 25 अक्टूबर की इनकम की रिसीविंग है। तो हम ये 10 दिन का मार्जिन लेके चलेंगे कि नहीं? इस 10 दिन के लिए क्या 10 दिन हम ट्रांजैक्शन ही नहीं करेंगे? करेंगे ना। अब भाई नितिन तो रोज़ ही जिम जा रहा है, तो उसे तो जूस डेली चाहिए, तो आज जो ट्रांजैक्शन करेगा वो तो आज के लिए, लेकिन अब अगली रिसीविंग 10 दिन बाद आ रही है। एक्सपेंडिचर तो डेली है, रिसीविंग 10 दिन बाद है, तो 10 दिन बाद के लिए भी तो एक प्लान पहले से करके रखेगा। इनकम मोटिव यही बता रहा है कि उतना इनकम जोड़ लो, अगले 10 दिन चल जाए तुम्हारा, ठीक। और ट्रांजैक्शन तुम्हारी रुकेगी नहीं, लगातार ट्रांजैक्शन चलती रहेगी। फिर कहानी यहाँ तक हो गई। लिख लिया? तो आगे बढ़ते हैं। अगली बात जो इसमें लिखनी है, कीन्स did not consider the transaction balance as being affected by interest rates. कीन्स डिड नॉट कंसीडर, वो नहीं कंसीडर करता, मतलब कीन्स ने अपनी थ्योरी में जो 1936 में उसने बताई है,
उसमें इसने कंसीडर ही नहीं किया है। कंसीडर ना करने का मतलब, उसने कहा कि ऐसी कोई बात ही नहीं है। कंसीडर ना करने का मतलब बात ना मानना, ऐसी कोई बात ही नहीं। कैसी कोई बात नहीं है? तो डिड नॉट कंसिडर द ट्रांजैक्शन बैलेंस एज बीइंग अफेक्टेड बाय इंटरेस्ट रेट। किन्स ने कहा कि जो हम अपना ट्रांजैक्शन का एक बैलेंस लेके चल रहे हैं ना, कैश इन हैंड जो लेके चल रहे हैं, वो मार्केट में इंटरेस्ट रेट के चेंज होने के बावजूद चेंज नहीं होगा। जैसे मान लो तुम अपना कैश इन हैंड लेके चल रहे हो, ट्रांजैक्शन बैलेंस अपना लेके चल रहे हो, कितना रुपये लेके चल रहे हो? जूस पीने के लिए कितना रुपये चाहिए होगा? 100 रुपये। तो सपोज़ करो नितिन जो है लेके चल रहा है कि 100 रुपये तो चाहिए हैं। दूसरी तरफ एक ये बैंक महाशय हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट यही बदलते हैं ना। बैंक ने बोला, नितिन को बोला कि नितिन तुम अपना 100 रुपया मुझे दो, मैं इंटरेस्ट रेट तुम्हें दूंगा, इंटरेस्ट तुम्हें प्रोवाइड करूंगा 40% डेली, डेली का 40% दूंगा। तुम ये 100 रुपये मुझे दे दो। क्या नितिन वो 100 रुपये दे देगा? डेली का 100 रुपया, डेली का 40% नितिन को मिलेगा, लेकिन मेन बात क्या है कि आज नहीं मिलेगा। कब मिलेगा? तो लगभग मान लो 1 साल हैं, क्योंकि जब ये थ्योरी दी गई थी तब तो लोग बैंक में पैसा लंबे समय के लिए रखते थे ना। तो मान लो 1 साल, तो 1 साल के बाद जो भी कुछ इकट्ठा बनेगा वो मिल जाएगा। तो नितिन वो पैसा दे देगा बैंक को? सीधी सी थ्योरी है, नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएगा, वो जूस नहीं पी पाएगा। अगर दे दिया तो जूस कैसे पिएगा फिर? अब 1 साल बाद थोड़ी इकट्ठा एक बार में जूस पी लेगा सारा। रिक्वायरमेंट जो है सो है, वो नहीं बदलेगी। इसलिए किन्स ने सीधे सीधे बोल दिया कि अगर तुम्हें 100 रुपये की रिक्वायरमेंट आ रही है तो इंटरेस्ट रेट कुछ भी हो जाए, कुछ भी बैंक तुम्हें लालच दे देगा, लेकिन तुम अपने ये ट्रांजैक्शन बैलेंस को चेंज करोगे ही नहीं। पूछो उसे कहाँ है। तो बैंक के इस लालच का कोई फ़ायदा नहीं है। क्लियर हो गई बात? तो किन्स की ये सारी थ्योरी हमारे सामने आ गई। इसके आगे लिखें। The transaction demand for money is directly proportional to income levels। ये अगली बात, ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
टू इनकम लेवल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब सीधा सीधा रिश्तेदारी दिखा रहा है। इनकम का लेवल बढ़ेगा तो डिमांड फॉर मनी, ट्रांजैक्शन की डिमांड फॉर मनी बढ़ जाएगी। इनकम का लेवल घटेगा तो ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी घट जाएगी। सीधी सी बात। नितिन के पास इनकम ज़्यादा है तो वो 100 रुपये से 150 रुपये कर देगा, ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी। और नितिन की इनकम कम हुई तो 100 से 50 पर आ जाएगा, या 100 ही रखेगा, कम करना पड़ेगा ना। चल 2 गिलास नहीं 1 गिलास पियेंगे, है? तो यहाँ से डिमांड की इक्वेशन आ गई। तो इसने बोला LR इज इक्वल्स टू KY। LR इज इक्वल्स टू KY। वर्डिंग्स तो ठीक है, लेकिन उनकी एब्रीवेशन सेम नहीं है जैसे पहले थी, क्योंकि ये तो कीन्स ने अपनी थ्योरी दी है ना, हम इसमें बदलाव थोड़ी कर सकते हैं। तो जैसा जैसा कीन्स ने बोला है हम वैसा वैसा ही पढ़ रहे हैं। अच्छा, किसी के दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि ये सब पढ़ क्यों रहे हैं हम, क्या ज़रूरत है, कहीं आगे काम आएगा? कहाँ काम आएगा ये सब? फाउंडेशन क्लियर करने के, फाउंडेशन क्लियर करने का काम आएगा बस। ये सब कीन्स की अपनी मानसिकता है। एक्चुअल में हमारी अपनी मानसिकता कुछ भी हो सकती है। कीन्स तो सोच ही तो रहा है, एक्चुअल फिनोमिना ऐसा ही होगा ऐसा ज़रूरी थोड़ी है ना। कोई और बैठ जाए आ जाए, मान लो एक कोई दूसरा कोई एक इकोनॉमिस्ट आ जाए और वो अपनी थ्योरी दे दे डिमांड फॉर मनी को लेकर, और उसकी थ्योरी बिल्कुल अलग हो। पॉपुलर ज़्यादा है, पॉपुलैरिटी के बेस पर ये चीज़ मान लिया गया है, लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम यही है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। कोई बैठे थ्योरी निकाले तो दूसरी थ्योरी निकल के आ सकती है। फिलहाल इतना जानो, फाउंडेशन निकालने के लिए ज़रूरी है। इसके आगे तुम्हें इसका फ़िलहाल कोई काम है नहीं कहीं पर भी, ठीक है। FM में थोड़ा सा काम आ जाएगा बस इसका, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा काम आएगा। LR के बारे में जानते हैं। LR क्या है? डिमांड फॉर ट्रांजैक्शन मनी है, डिमांड फॉर ट्रांजैक्शन मनी या ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी, एक ही बात है। ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी, ये तो हो गया LR के मतलब। Y का मतलब तो तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो, इनकम है, या इसी को हम कह सकते हैं अर्निंग्स। मान लो भाई 100 रुपया,
नहीं, 100 रुपये से ज़्यादा होगा ना, 100 रुपये तो हमारा ट्रांजैक्शन मनी है, 100 रुपये का तो जूस पिएगा ना ये, इनकम भी 100 रुपये ही होगी इसकी, इनकम ज़्यादा हो सकती है, मान लो इनकम है इसकी 500 रुपये, बाद बाकी के बारे में पीछे भी देखा था, कैम्ब्रिज के, फिर से के आ गया। तो के क्या है, वही एक पोर्शन जो एक पर्सन ट्रांजैक्शन के लिए रखना चाह रहा है इनकम का वो पोर्शन जो कोई भी ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए अपने हाथ में रखना चाह रहा है, उस पोर्शन को के कहा जाता है। तो के क्या है, द रेशो ऑफ earnings which is kept for transaction purpose। ये हो गया के। तो सारी चीज़ें हो गई। LR डिमांड फॉर ट्रांजैक्शन मनी या ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी, एक ही बात है कि हमें कितना चाहिए, 100 रुपया चाहिए, राइट। 100 रुपये ही तो हमारा ट्रांजैक्शन मनी कितना आ रहा है, 100 रुपये, जूस पीना है 100 रुपये चाहिए। हमारी इनकम है 500 रुपये, और 500 रुपये में हमने कितना निकाला, 20%। तो के कितना हो जाएगा, के कितना हो गया, 20%। तो 500 का 20% हमारा मिल गया 100 रुपये। कोई प्रॉब्लम तो नहीं, दैट इज के। इसे तुम ऐसे समझो, कंजम्पशन फंक्शन में तुम्हें एमपीसी समझाया था, इनकम का वो पोर्शन जो कंज्यूम करते हैं, खर्च कर रहे हैं, एमपीसी, ये वही है। के हमारा एमपीसी वाली जगह पर ही बैठा हुआ है, ध्यान दोगे तो। कंजम्पशन की जगह हमारा ट्रांजैक्शन मनी आ रहा है। ऑटोनोमस कंजम्पशन तो था, लेकिन यहाँ ऑटोनोमस डिमांड तो है नहीं ना किसी मनी की, भाई ट्रांजैक्शन नहीं है तो मनी की कोई ज़रूरत ही नहीं है हमें। तो यहाँ पर ऐसा कुछ ऑटोनोमस डिमांड फॉर मनी है ही नहीं, तो वो जीरो हो गया। तो बचा क्या, था एम पी सी इंटू वाई, और यहाँ पर है के इंटू वाई। तो के वही एम पी सी ही है, बस वहाँ कंजम्पशन के बेसिस पे था, या डिमांड के बेसिस पर है। क्लियर, बढ़े आगे। अगली कहानी लिखेंगे इसमें। कीन्स considered
the aggregate demand for money for transaction purpose as sum of individual demand. Therefore, aggregate transaction demand for money is function of national income. देखो कीन्स ने पीछे इंटरेस्ट रेट को कंसीडर नहीं किया था, उसने सीधे मना कर दिया था कि ट्रांजैक्शन बैलेंस पर बैंक इंटरेस्ट बढ़ा दे घटा दे उसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है ना। लेकिन कीन्स ने कंसीडर किया, ये बात माना कि एग्रीगेट डिमांड फॉर मनी अगर देखा जाना है तो कैसे देखा जाएगा, एज सम ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। नितिन जैसे और भी बहुत सारे वेरियस नितिन होंगे। एक तो अकेले नितिन का हमने देखा 100 रुपया, नितिन जैसे और भी तो होंगे, इकोनॉमी में अकेला वही थोड़ी बैठा है। तो जितने भी लोग हैं सब अपना एक ट्रांजैक्शन मनी रखते होंगे, हैं ट्रांजैक्शन मनी रख रहे होंगे ना, 100 रुपया, कोई 150, कोई 200। ज़रूरी नहीं है कि तुम 20% ही मान के चलोगे। वो तो नितिन का अपना बिहेवियर है कि इनकम का 20% वो अपने ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए रख रहा है। हर किसी का एक जैसा थोड़ी होता है नेचर। ये तो नितिन ने रख लिया 500 का 20%, 100 रुपया ट्रांजैक्शन मनी के लिए। अब ऐसे ही अंकित है, अंकित का ज़रूरी नहीं है 20% हो सकता है इनकम एक बराबर हो, लेकिन जो के है, रेशो ऑफ होल्डिंग है, वो एक बराबर नहीं हो सकती। तो जिस वजह से ट्रांजैक्शन मनी डिफरेंट आ रहा होगा। तो जब सबको जोड़ दिया जाएगा, टोटल कर दिया जाता है, तो वो कहलाता है एग्रीगेट डिमांड फॉर मनी। डन। इसलिए देयरफॉर एग्रीगेट ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी, एग्रीगेट ट्रांजैक्शन देखना हमें, तो हम कैसे देख सकते हैं, नेशनल इनकम के बेसिस पर देख, फंक्शन ऑफ नेशनल इनकम। मतलब देश में मौजूद सभी लोगों ने कमाया और सबका अपना एक कुछ रेशो रहता होगा होल्डिंग का, उसी इनकम में वो परसेंट मार दिया तो ट्रांजैक्शन मनी मिल गई एग्रीगेट वाली। तो नेशनल इनकम के फंक्शन के बेसिस पर एग्रीगेट ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी देखा जाएगा, है ना। इसको एग्जांपल में देखें। सपोज करो यहाँ अर्निंग है और यहाँ पर ट्रांजैक्शन है।
ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी। ध्यान देना, अभी हम केवल ट्रांजैक्शन मोटिव में घूम रहे हैं। अब इकोनॉमी में बहुत सारे लोग होंगे, नितिन है, दीपांशु है, अंकित है, चौथा फैज़ है ना, दो चार लोग और भी मान लो। तो सबके अपनी जो इनकम है हो सकता है एक जैसी हो, और हो सकता है वो इनकम अलग अलग भी तो हो सकती है। सारे एक जैसा कमाए ऐसा ज़रूरी थोड़ी है। नितिन कमा रहा है 500 रुपये, दीपांशु कमा रहा है मान लो 800 रुपये, हैं, अंकित ने कमा लिए मान लो 1000 रुपये, और फैज़ कमा रहा है 1700 रुपये। हो गए। नितिन का अपनी प्रवृत्ति है 20% रेशो रखने की। कोई दिक्कत? यानी कि उसके पास होल्डिंग मनी 100 रुपये आ रहा है। दीपांशु का अपना 25% रखने का मतलब मन करता है, तो ये 200 रुपये रख रहा है। अंकित का 30% रखने का मन कर रहा है। ज़रूरी नहीं है कि ये तुम गैप देख रहे हो 5% का गैप आ रहा है तो 5% है, कम ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसका 300 रुपये आ गया, है ना। और चौथे का अपना मन करता है कि वो ज़्यादा नहीं रखता, वो 10% रखना चाह रहा है, तो वो 170 रुपये रख रहा है। तो ये जो इनको जोड़ देंगे ये हो गया एग्रीगेट ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी। ये पूरी इकोनॉमी का हो गया। अब तो 3 2 5 1 6 1 7 770 रुपीज़। ये नेशनल इनकम हो गई। 8 5 13 7 20, 2 और 2 4, 4000 रुपये नेशनल इनकम हुई। 4000 रुपये नेशनल इनकम हो गई, और 770 रुपये हमारा एग्रीगेट ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी। एग्रीगेट ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी। और ये 4000 रुपये हमारा, ये हमारा नेशनल इनकम कहलाएगा। तो इस बेसिस पर, पूरे नेशनल इनकम के बेसिस पर अगर हम देखेंगे तो के कितना आ जाएगा, कितना परसेंट आ रहा है फिर के, यही तो फंक्शन है। तो 770 का 4000 के हिसाब से परसेंटेज देख लो कितना आ रहा है। $770 डिवाइड 4000 इंटू 100, 19.25%। क्लियर? ये हमारा नेशनल इनकम के बेसिस पर है। यहाँ जाकर हमारा ट्रांजैक्शन मोटिव पूरा एंड होता है। कीन्स ने जो थ्योरी दी है वो पूरा हो जाता है। अब मुद्दा ये है कि फिर बता रहा हूँ मैं कि कीन्स की थ्योरी ये विचारधाराओं पर निर्भर कर रही है। उसके अपने विचार हैं ऐसे, तो उसने थ्योरी दे दी है। एक्चुअल में तुम चाहे जैसे मर्जी वैसे खर्च करो, हैं। एक्चुअल में तुम चाहे जैसे मर्जी वैसे खर्च करो, कोई रोक थोड़ी रहा तुम्हें, लेकिन कीन्स के अकॉर्डिंग ऐसा ऐसा होता है।
बड़ा छोटे से में ख़त्म कर दिया ऐसे तो। अगला करेंगे प्रिकॉशनरी मोटिव। ये कैम्ब्रिज में भी देखा था, यहाँ पर भी है प्रिकॉशनरी, वही प्रिकॉशन, अपनी इमरजेंसी के लिए सोच विचार करके चलना। तो कीन्स भी कहता है भाई इमरजेंसी के लिए भी पैसे रखो अपने पास, ठीक है। तो देखिए क्या बोला कीन्स ने, द अमाउंट ऑफ मनी demanded under precautionary motive depends on size of income, prevailing economic और political conditions, personal characteristics, ये इमरजेंसी के लिए रखना है पैसा। तो एज़ पर द कीन्स, जो इमरजेंसी के लिए जो अमाउंट रखा जाना है ये डिपेंड करता है, द मनी डिमांडेड अंडर प्रिकॉशनरी मोटिव इज़ डिपेंड करता है कुछ बातों पर, जिसमें पहला आ गया साइज़ ऑफ इनकम। अब इसे समझ में आ रहा है इनकम ज़्यादा है तो जो प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए मनी रखना है वो ज़्यादा हो जाएगा, इनकम कम रहेगी तो इमरजेंसी के लिए भी ऑब्वियसली कम ही रखेंगे ना। ऐसे देखें कि मान लो नितिन की इनकम है 2 लाख पर मंथ, तो आराम से 1 लाख रुपये रख सकता है प्रिकॉशनरी वे में। मेरी इनकम है 20,000 पर मंथ, तो मैं उसमें कैसे रख लूँगा 1 लाख रुपया? नहीं रख पाऊँगा ना, नितिन के अकॉर्डिंग नहीं रख पाऊँगा ना मैं अपने ही हिसाब से चलूँगा। तो मैं 5,000 रुपये रख दूँगा। 5,000 भी बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, खर्चे ही ज़्यादा हो जाएंगे। तो फिर भी मान लो 5,000 रुपये मैंने रख लिया, तो इनकम का साइज ज़्यादा है तो प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए मनी की डिमांड ज़्यादा रहेगी, और इनकम का साइज कम रहे तो प्रिकॉशनरी मोटिव में इनकम का मनी की डिमांड भी कम रहेगी। हो गया। दूसरा, प्रिवेलिंग इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशंस। इकोनॉमिक कंडीशन अगर ठीक ठाक चल रही है तो ज़्यादा कुछ अमाउंट रखने की ज़रूरत नहीं है, इकोनॉमिक कंडीशन ठीक ठाक चल रही है तो। और अगर कहीं हालात बिगड़े हुए दिख रहे हैं इकोनॉमी में तो हमें अपने आप को सिक्योर करके चलना पड़ेगा, एक रिज़र्व बना के चलना पड़ेगा। जैसे वॉर का टाइम चल रहा है, 2 देशों में युद्ध चल रहा है, रशिया और यूक्रेन। तो ये दोनों ही कंट्री के लोग अपने यहाँ इमरजेंसी के लिए एक अमाउंट अपने हाथ में होल्ड करके चल रहे होंगे ना। आज भी उनका हाल ऐसा रहा होगा। क्यों?
वो पैसा बैंक में रख के रिस्क क्यों लें? कभी अचानक कम्युनिकेशन नेटवर्क ही टूट गया हैं, मान लो यूक्रेन का पूरा कम्युनिकेशन नेटवर्क टूट गया, रशिया ने उसके सैटेलाइट पे ही अटैक कर दिया, सारा कम्युनिकेशन तोड़ दिया, ना तो वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर पाएंगे, ना कैश निकाल पाएंगे, ना कैश डाल पाएंगे, डालना छोड़ो निकाल ही नहीं पाएंगे, सारा फंस गया ना पैसा, पूरा बैंकिंग सिस्टम ही अटक जाएगा। वही हाथ में रहेगा तो उन्हें थोड़ा सा तो कम डर लगेगा। कभी अगर ऐसा लगा कि बस अब तो 2-4-10 एटम बम ही गिराने वाले हैं, तो उठ के भाग के दूसरे देश में चले तो जाएंगे, वहाँ जाके करेंसी एक्सचेंज करके और अपना गुजारा चलाएंगे, है ना। इकोनॉमिक कंडीशन का ऐसे ही लॉकडाउन 2020 वाला टाइम, लॉकडाउन में ज़्यादा थोड़ा सिक्योर वही रहा जिसके पास पैसे अपने पास रखे हुए थे इन हैंड। खैर यूपीआई सिस्टम था, वो नेटवर्क हमारा जाम नहीं हुआ था, तो यूपीआई सिस्टम ने भी बचा लिया उन लोगों को जिन्होंने इमरजेंसी के लिए मनी होल्ड करके रखा हुआ था, है ना। तो अगर हमें पता चल रहा है कि 2025 में फिर से ऐसा हाल होने वाला है, तो हम स्टोर कर करके रख लेंगे ना, खर्चे थोड़े कम कर लेंगे, है ना। जहाँ रोज़ 4 गिलास जूस पीना होता है, दूध पीना होता है, वहाँ 1-1 गिलास पी लेंगे, पैसा बचाएंगे और इसे स्टोर करके रख लेंगे, और जब सिचुएशन आएगी तब उसे इस्तेमाल करेंगे। क्लियर हो रही है बात? तो ये है इकोनॉमिक कंडीशन को टैकल करना। फिर आते हैं अपने पॉलिटिकल कंडीशंस पर। भारत में तो फिर भी इसकी थोड़ी दुविधाएं कम है, भारत में इसकी ये मुसीबतें कम हैं पॉलिटिकल कंडीशन की। और देशों में देखो रातों रात सरकार बदल जाती है। पाकिस्तान, आर्मी ने अटैक करा, अगर आर्मी का मूड फिरा तुरंत उठा के बाहर फेंक देंगे प्राइम मिनिस्टर को। अनस्टेबिलिटी है, ऐसे में पब्लिक सफ़र करेगी ना, तो वो उन लोगों को एक तरह का इमरजेंसी स्टॉक बना के रखना पड़ेगा, मनी का प्रिकॉशनरी स्टॉक बना के रखना पड़ेगा अपने यहाँ। अभी देखो हाल फिलहाल में बांग्लादेश में कैसे हालचाल चल रहे हैं, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी ही तो है। तो वहाँ के लोग जिन्होंने स्टोर करके रखा होगा वो कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा बहुत तो सही लेकिन सिक्योर महसूस करते होंगे। क्लियर? फिर है और किस पर डिपेंड कर रहा है, तो पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक, लोगों के अपने खुद के व्यवहार के बेसिस पर भी मनी की डिमांड मैटर करती है। प्रिकॉशनरी वे में व्यवहार कैसा, तो व्यवहार लिखो जैसे ऑप्टिमिज्म, पेसिमिज्म, फॉर साइटेडनेस, अपना एक इस तरह का व्यवहार होता है। ऑप्टिमिज्म, पेसिमिज्म और फॉर साइटेडनेस। जैसे ऑप्टिमिज्म का मतलब हिंदी में क्या कहते हैं इसका मतलब एग्जैक्टली देखो, आशावादी। हाँ, आशावादी मतलब अपना एक जैसे नहीं, लोगों के मन में एक बात रहती है कि आशा करते हैं कि सब ठीक रहेगा, लेकिन फिर भी चलो एक बैलेंस बना के चलते हैं अपने यहाँ, हैं कुछ बिगड़ेगा नहीं आगे,
लेकिन फिर भी उसी हिसाब से चलेंगे। तो जो लोग आशावादी होते हैं, जो ये सोच के चल रहे हैं कि आगे कोई बुरे हालात नहीं आएंगे, तो वो स्टॉक थोड़ा कम बना के चलेंगे, है ना। उन्हें पता है आगे सब कुछ ठीक ठाक ही रहेगा, तो क्यों इमरजेंसी स्टॉक बना के चलेंगे। बनाएंगे तो थोड़ा बहुत बना लेंगे। ऐसे ही पेसिमिज्म, इसी का उल्टा निराशावादी। तो ये वो हैं जो हमेशा डरे रहते हैं, फिर से लॉकडाउन आ गया, वही नहीं, अब तिजोरी में 3 लाख रुपए तो दबा के रखने ही हैं, कहीं फिर से लॉकडाउन आ गया, या यूक्रेन और रशिया लड़ रही हैं, पता चले यूक्रेन भारत से भी लड़ने लग जाए, या पाकिस्तान उथल पुथल दिखा रहा है, मतलब इस तरह के नेगेटिव सोच वाले, तो वो ज़्यादा स्टॉक बना के चलते हैं। फिर फॉर साइटेडनेस है, दूरदर्शिता। दूरदर्शी लोग होते हैं जो फ्यूचर को साथ चलते हैं, जैसे पेरेंट्स लोग होते हैं ना, बच्चे के लिए कि इसे डॉक्टर बनाएंगे, इसे इंजीनियर बनाएंगे। अभी 3 साल का हुआ, अभी आज ही उसका नर्सरी में एडमिशन करवाया है, दूरदर्शी हो जाते हैं पेरेंट्स, ऐसा तो डॉक्टर बनाएंगे, आज ही पैसा जमा करने लग जाते हैं, है ना। जमा करते करते अगले 15-16 साल के अंदर ठीक ठाक 50-60 लाख रुपए जमा कर देते हैं और बना दिया डॉक्टर उसे। कोई भी बात हो सकती है इस तरह की। तो जब दूरदर्शिता वाली मानसिकता रहती है, ऐसे केस में स्टॉक, इमरजेंसी स्टॉक अच्छा खासा बना के चलते हैं, मनी की डिमांड बढ़िया करके चलते हैं वो। क्लियर हुआ बात। अगर क्लियर हो गए तो आगे बढ़ते हैं। It is also not very sensitive to rate of interest. कीन्स के अकॉर्डिंग ये भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ज़्यादा डिपेंड नहीं करता। रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से फ्लक्चुएट हो जाए ऐसी इसकी प्रवृत्ति नहीं है। समझ में आया। जैसे ट्रांजैक्शन मोटिव में देखा था हमने, ट्रांजैक्शन मनी बैंक जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दे घटा दे, उसकी वजह से भी ट्रांजैक्शन मनी चेंज नहीं हो रही थी। ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी चेंज नहीं हो रहा था ना। तो इसी तरह यहाँ पर भी नहीं चेंज होगा। क्यों नहीं होगा चेंज भाई? ये इमरजेंसी के लिए रख रहे हैं अपने घर के अंदर, बैंक लालच दे देगा कि 40% डेली दूंगा तुम्हें, लाओ मुझे दे दो, दे दोगे? नहीं, क्या पता हो नेटवर्क जाम हो जाए, हमें इमरजेंसी है, पैसा मिल ही नहीं रहा। खैर अब तो भारत में तो यूपीआई सिस्टम है, वो तो कुछ भी हो जाए ठीक है, चल जाता है, लेकिन फिर भी यूपीआई में भी तो कभी कभी कंजेशन एरर आ रहता है। और जब कंजेशन एरर आया और तुम्हारे जेब में पैसे ना हो और तुमने ट्रांजैक्शन कर लिए, ख़रीद लिया है, तब पसीना छूट जाता है। रेस्टोरेंट में चले जाओ, खाना खा लो 2500 का, और बहुत ज़रूरी बात कि किसी को इम्प्रेस करने के लिए तुम लेकर गए हो वहाँ, वो बिल देने के लिए उसने पर्स निकाला, तुमने उसे मना कर दिया, अरे तुम क्यों दोगी, मैं दूंगा ना। और जब पेमेंट करने गए तो ट्रांजैक्शन फेल्ड आ रहा है। क्यों? नेटवर्क एरर। पिछले 3 महीने की सारी प्लानिंग बेकार है ना। अभी समय आने वाला है 3 महीने बाद, कईयों की डिफरेंट तरह की प्लानिंग्स रही होंगी, सारी प्लान उस दिन अगर सोचो वो ट्रांजैक्शन फेल हो जाए, सारी प्लानिंग बेकार है ना। 4 महीने रह रहे हैं अभी, आज से करेक्ट 4 महीने। नहीं, महीना तो एक दिन पहले ख़त्म होता है ना।
तो पसीना छूट जाएगा। और वही जेब में कैश रखा हो, कोई बात नहीं, ट्रांजैक्शन फेल हुआ तो हुआ, थोड़ा टशनबाजी और देखो मोटा पर्स निकाला एकदम भरा हुआ, उसमें से ऐसे गड्डी निकाली और 2 3 4 गिन के दे दिया और बाकी जेब में। अब इम्प्रेशन और तगड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि ये हमने इमरजेंसी में रखा हुआ था। बैंक ने मुझे खूब लालच दिया था कि मेरे पास ला के जमा कर दे, मैं तुझे खूब ब्याज दूंगा। मैंने नहीं जमा करा, देखा आज फ़ायदा हुआ ना। खैर, तो यहाँ पर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट का ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता प्रिकॉशनरी में। हो गए 2 ख़त्म। तीसरा आज यही खींच दूँ? नहीं नहीं, इसको ब्रेक के बाद करते हैं।